हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि लास्ट के 15 डेज में 15 दिनों में ऐसा क्या हम प्रोसेस करें, ऐसी क्या स्ट्रेटेजी लगाएं कि जिससे हमारा सिलेक्शन में कंफर्मेशन हो सके या फिर हमें लगे कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। दैट मीन्स कि हमें फिजिक्स में मार्क्स ज्यादा गेन करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए, क्या फंडा लगाएं, क्या तरीका अपनाएं, वो सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले, तो बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नीट से रिलेटेड या जेई से रिलेटेड या फिर क्लास 12th बोर्ड का या फिर क्लास 10th बोर्ड से रिलेटेड आपको कोई भी मैं अपडेट प्रोवाइड करा सकूं और वो अपडेट आप तक विदाउट टेकिंग टाइम फर्स्टली आपके पास पहुंच जाए। तो आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब आगे की बात करते हैं काम की कि सर हमें स्ट्रेटजी क्या क्या लगानी है, क्या क्या ऐसा करना है। उससे पहले कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए कि सर हम जो पेपर में बैठने वाले हैं, जिस पेपर को हम देने वाले हैं, वो पेपर वास्तव में क्या डिफिकल्ट आएगा और किस लेवल का डिफिकल्ट रहने वाला है, क्या उसमें पहले के कंपैरिजन में डिफिकल्टीज रहेंगी। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि पहले जो पेपर होता था उसमें आपका फिजिक्स के लिए हम बात करें तो 50 क्वेश्चंस होते थे, पहले 50 क्वेश्चंस। लेकिन अब क्या फंडा है कि 5 क्वेश्चन जो पहले ऑप्शन में आपको दिए रखते थे कि भैया सारे हमने कुछ हार्ड, कुछ मॉडरेट, कुछ इजी हमने क्वेश्चंस रखे हैं, आप इनमें से अगर हार्ड वाले चूज करना चाहो कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है 5 क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं जो आपको हार्ड लगते हो। ये फंडा था। लेकिन इस बार इन्होंने क्या फंडा करा है कि सर हम ऑप्शन में आपको कुछ दे ही नहीं रहे, जितने क्वेश्चंस हैं वो सभी आपको सॉल्व करने हैं, या तो आप सारे छोड़िए या फिर आपको सारे करने हैं। ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि जी आप 5 क्वेश्चंस छोड़ेंगे या ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि 45 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं फिजिक्स में भी, 45 क्वेश्चन आपको मिलेंगे केमिस्ट्री में भी, और 90 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको बायोलॉजी में। तो यहाँ पे आपका जो लेवल है, अब आप बताइए कि पिछले के कंपैरिजन में लेवल कैसा रहने वाला है। देखिए, जब ऑप्शंस हटा दिए जाते, ऑप्शन एक तरीके का आपको राहत होता है ना, आपसे राहत छीन ली जाए तो ऑटोमेटिक लेवल कैसा रहेगा, डिफिकल्ट हो जाएगा कि सर हमें जो राहत मिल रही थी वो राहत अब खत्म कर दी गई, तो ऑटोमेटिक उस पेपर का लेवल डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा सा उन्हें डाउन करना पड़ेगा ताकि सारी चीजें लेवल में आ जाए। ठीक है, तो वो क्या रखेंगे कि पहले के कंपैरिजन में जो लास्ट टाइम हुआ होगा उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउन रहने वाला है, लेवल थोड़ा सा डाउन जाएगा, या आप कह सकते हो कि मॉडरेट रहने वाला है, ना ज्यादा इजी रहेगा ना ज्यादा हार्ड रहेगा। पहले के कंपैरिजन में इजी पहले के कंपैरिजन में रहेगा, हार्ड नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन मॉडरेट आएगा। अब ये सोचो कि इजी का मतलब बिल्कुल ही हवा हवाई चलने लगे बातें, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा डाउन रहेगा, उससे मामूली सा बस। सर कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखिए कट ऑफ मैं कहूं तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 नंबर अप एंड डाउन जा सकते, उससे ज्यादा नहीं होगा। कट ऑफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात को ध्यान से सुन लेना। कारण सर जो बच्चा तैयारी करके चलता है उसको चाहे आप 5 क्वेश्चंस ऑप्शन में दो या मत दो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो बच्चा तैयारी करके जा रहा है ना, एक्चुअल में कट ऑफ वही डिफाइन करवाते हैं, समझ रहे हैं ना। जिन बच्चों की तैयारी बहुत ज्यादा दमदार है उन्हीं के बेसिस पे कट ऑफ डिफाइन हो जाती है, क्योंकि अगर वो सारे के सारे क्वेश्चन सही कर रहे हैं ना तो कट ऑफ ऊपर जाएगी। अगर वो इंटेलिजेंट बच्चे भी थोड़े से डल हो जाएं, कट ऑफ डाउन जाएगी। तो इंटेलिजेंट बच्चे तो सर पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, तो कट ऑफ पे ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वो 1 या 2 मार्क्स अप एंड डाउन चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वो नॉर्मल रहने वाली है, 1 या 2 नंबर अप एंड डाउन चलेगा बस। रही बात सिलेबस में, सर सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो सबसे पहली चीज देखिए, जो भी सिलेबस आपका रहा है, जो भी करंट हाल ही में का अपडेट आया था कि एनसीईआरटी में कुछ बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स के वर्ड्स में चेंज करा गया है, उससे आपके एग्जाम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप वही क्वेश्चंस को प्रेफर करेंगे, वही क्वेश्चन का आंसर प्रेफर करेंगे जो आपको लगता है कि वास्तव में ये इसका रीजनेबल आंसर है। ठीक है, पिछली बार पता नहीं कौन सा ईयर का एक केस था कि उसमें एक ही क्वेश्चन के मतलब ऑप्शन में दो आंसर थे ऑप्शन में। एनसीईआरटी में कुछ था, बाकी अलग रिफ्रेशर्स में कुछ था, और जो बच्चों ने लगाया वो कुछ अलग सिस्टम था। तो वहां पे जब केस वगैरह डाला तो बाद में एनसीईआरटी को खुद को चेंज करना पड़ गया कि सर हमारी बुक्स में गलत लिखा है,
लेकिन सही आंसर ये है। तो एनटीए ने भी करेक्ट आंसर वही माना जो वास्तव में रीजनेबल था। ये नहीं कि एनसीईआरटी में गलत लिखा तो एनसीईआरटी के गलत वाले को ही सही मान ले ना, रीजनेबल आंसर होना चाहिए आपका, बिल्कुल तार्किक होना चाहिए कि हाँ वास्तव में ये लॉजिकल है, यही सही है, यही माना जाएगा। ठीक है, तो अब मैं वापस से बात करूंगा सिलेबस की। सिलेबस जो अपडेट हुआ है एनसीईआरटी का बायोलॉजी का फिलहाल, उससे आपके एग्जाम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी एग्जाम आपका बनना था, जो पेपर आपका सेट होना था, वो पहले ही बन के रखे जा चुके हैं प्राइवेट रूम में, प्राइवेसी के अंदर। ठीक है, वो तो सिर्फ तभी बाहर निकलेगा अब जब आपका एग्जाम होगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कहा गया है, ये लिखा भी होता है, ये कंडीशन ही होती है कि एग्जाम से 30 दिन पहले पेपर्स की सील पैक हो जानी चाहिए। एग्जाम से 30 दिन पहले पेपर्स की सील पैक हो जानी चाहिए। तो सर ये जो चेंजेस हुए ना, ये 30 दिन के अंदर अंदर हो रहे हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ना, आपको बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। तो सिलेबस सेम रहने वाला है एज इट इज दैट क्लियर, लेकिन आंसर आप वही लगाएंगे जो रीजनेबल हो, जो लगता है सही है। इज दैट क्लियर और नॉट जी। नेक्स्ट मैं आगे की बात करूंगा आपसे कि फोकस आपको कहां कहां पे करना है। अब मैंने फिजिक्स के लिए मैं बता रहा हूं, तो फिजिक्स के बारे में ही मैं आगे की बातें रखने वाला हूं, फिजिक्स के चैप्टर्स के नाम भी मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज सर, हमें जो हाई वेटेज के जो चैप्टर्स है, क्योंकि 15 डेज है, तो 15 दिनों में हम इतना सब कुछ तो नहीं कर सकते कि गागर में सागर लपेट ले, है ना। तो हम क्या करेंगे सर, एक कहावत है, भागते भूत का लंगोटा ही हाथ सही। कहने का मतलब है, जब आपको लग रहा है कि एग्जाम नजदीक आ रहा है ना, तो आप उन टॉपिक्स को छोड़ दीजिए जिनमें आपको समझने में टाइम लगता हो या अभी तक समझ में ही ना आए, उन्हें छोड़ दो। दूसरी चीज, जिनका वेटेज कम है उन्हें साइड कर दो, जिनका वेटेज ज्यादा है ना, उन पे पकड़ बना लो घेर घोट के। आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले, पक्का आपके हाथ में रहेंगे, आपके अकॉर्डिंग आएंगे। इज दैट क्लियर? यानी कि आपको ना पकड़ बनानी किस पे सर, उन चीजों को छोड़ देना जो चीजें आपको कोई वैल्यूएबल नहीं दे रही, कोई वैल्यू नहीं दे रही। लाइक मैं मान के चलूं कि जैसे कि फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर होता है फिजिकल वर्ल्ड, वो चैप्टर हम भी सोचते हैं, बच्चे भी सोचते हैं कि पता नहीं एनसीईआरटी ऐसा करती क्यों है कि इसको रखे हुए अभी तक कोई वैल्यू नहीं देता। लेकिन अगर हम थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट में जाए तो वो वैल्यू देता है वास्तव में। वो एक ब्रीफ, एक तरीके से ये कि ब्रीफ प्रियम्बल है उसका, एक ब्रीफ में पूरी पूरी फिजिक्स को रिप्रेजेंट करता है, बताता है कि फिजिक्स में किस तरीके का इंटरेस्ट आप जगा सकते हैं, कैसे जगा सकते हैं, और इसमें आप क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो एक ब्रीफ हिस्ट्री उसके बारे में दी होती है, तो वो भी जरूरी होता है ना। तो वो लेकिन वैल्यू नहीं देता, तो इसीलिए बच्चे उसको छोड़ देते हैं। तो वही जो चीज आपको वैल्यू ना दे, जो चैप्टर्स आपको वैल्यू ना दे, उन्हें छोड़ देना, या आपको जो हार्ड लगे और अभी तक समझ में ना आए हो, पूरी साल निकल गई हमें समझ में नहीं आया, उनको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस जो चीज समझ में आ रही है और दूसरा जिसका वेटेज ज्यादा है, उस पे पकड़ बना लो मजबूती से, नंबर कहीं नहीं जानेंगे आपके। कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो देख लेना। आपका यूनिट्स एंड डायमेंशंस हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया। काइनेमेटिक्स में क्या क्या चीजें हैं, तो काइनेमेटिक्स में आपको मैं बता देता हूँ, मोशन इन प्लेन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन फोर्स, 4 चैप्टर काइनेमेटिक्स में आप रीड करेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशन हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स हो गए, ये तो आपको घोटना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड चार्जेस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके फॉर्मुलेज को ध्यान में रखना पड़ेगा, फॉर्मूला को। EMI हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, रे ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियर, और सेमीकंडक्टर। सबसे ज्यादा जो पोर्शन आने वाला है इस बार, वो इन तीनों से आने वाला है, इन तीनों से सबसे ज्यादा आएगा। इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा सा, कि मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, ठीक ठाक वेटेज आएगा इसका, मॉडर्न फिजिक्स का सारे चैप्टर है, कोई भी छोटा नहीं है ना। अब आगे की चीज सर, हमें और क्या क्या करना है इन 15 दिनों के अंदर अंदर। सर आपको इन 15 दिनों के अंदर क्वेश्चन पेपर पे प्रैक्टिस करनी है, या फिर ये कहूं कि क्वेश्चन से लगाने ज्यादा से ज्यादा। कारण क्या है सर, अभी तक आपने तलवार चलानी सीखी है, पूरी की पूरी साल आपने तलवार चलानी सीखी है, लेकिन एग्जाम में ना मर्डर करने हैं आपको। तो अब क्या करेंगे, तो एक डमी बनाइए और तलवार की उस पे पूरी की पूरी प्रैक्टिस करो कि कहां कहां कैसे वार करना, कैसे मारना, दांव पेच जितने लगा सको लगा लेना। वही होता है प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे,
तो आप क्या करें, मॉक टेस्ट लगाओ ज्यादा से ज्यादा, जितना हो सकता है मॉक टेस्ट लगाइए, चाहे फ्री हो या पेड हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप मॉक टेस्ट लगाइए डेली। एक मॉक टेस्ट भी लगाओगे ना 15 मॉक टेस्ट हो जाएंगे, और 15 मॉक टेस्ट में आपका 45 क्वेश्चन की मल्टीप्लाई कर लेना 15 में, कितना बैठेगा आपका, बैठेगा जी 675, यानी कि 675 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके होगे। जितना कॉन्सेप्ट अभी तक आपने पूरी साल में पढ़ा है ना, वो सारा दिमाग में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि डेली 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 रिपीट करोगे आप। और एक कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मत पड़त सुजान, रस्सी के आने जाने से सिल पर पड़त निशान। तो आपको बस दिमाग को घिसना है, लगातार क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस लगाने। अब ये नहीं समझना कि सिर्फ फिजिक्स करनी है, बायोलॉजी पे सबसे मेन पकड़ बना के रखनी है, आपको स्कोर वही दिलाएगा, है ना। हाँ, बायोलॉजी पे मेन पकड़ बना के रखनी है, लेकिन फिजिक्स भी वो वाली बात है, क्यों ही छोड़े, तो ज्यादा बेहतर है क्वेश्चन पे प्रैक्टिस लगाओ डेली, कोई दिक्कत नहीं। जिस क्वेश्चन को आप सोल्व कर रहे हो, मान के चलो आपने कोई एक क्वेश्चन सोल्व करा है कि जी व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फोर्स बिटवीन चार्जेस एट केप्ट एट 1 मीटर डिस्टेंस। सर इस क्वेश्चन को सोल्व करो, और मान के चलो आपसे इसका सॉल्यूशन ना निकला, तो आपको एक छोटा सा काम करना है, क्या कि इसका आंसर या इसका सॉल्यूशन आप देखिए कहीं से भी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके सॉल्यूशन को देखने के बाद इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी, तब सारी चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। ठीक है। दूसरी चीज, लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू, सर एक डेली लगाना है मॉक टेस्ट, एक पीवाईक्यू डेली लगाना है। और मैं ये जो चीजें मैं बता के चल रहा हूं ना, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिक्स के लिए ही है, ये काम करेगी आपका केमिस्ट्री के लिए भी, ये काम करेगी आपका बायोलॉजी के लिए भी। ये पैटर्न आपका, ये तीनों के तीनों पैटर्न मैंने सेपरेट इसीलिए लिखे क्योंकि तीनों सब्जेक्ट्स के लिए काम करेगा। आपको शेड्यूल कुछ इस टाइप से ही बनाना पड़ेगा कि जी मैं सुबह उठा अपना, अगर मैं फ्रेश होने भी जा रहा हूं, मेरी बात समझना ध्यान से, अगर आप फ्रेश होने भी जा रहे हैं ना, तो आपको वहां पे भी चिट जो होती है ना, छोटे छोटे पर्चे चिपका के हम लेके जाते थे, याद करो वो जमाने जब हम 12th में हुआ करते थे बोर्ड के एग्जाम में, चीटिंग करने के लिए पर्चे छिपा करके ले जाते थे। वो पर्चे से लिख के रखो जो चीज आपको याद ना होती हो। फ्रेश होते टाइम सबसे ज्यादा सुकून मिलता है दिमाग को, क्योंकि उसमें माइंड का कोई काम नहीं होता, और दूसरी चीज माइंड रिफ्रेश फील करता है वहां जाकर के। अब आप ये मत करना जी गंदी जगह में आप रिफ्रेश फील करें, ये रियलिटी, आपका माइंड सबसे ज्यादा अगर सुपरफास्ट काम करेगा तो वो वही है, बेस्ट लोकेशन एंड पोजीशन है वो। ठीक है, तो वहां पे जाकर के ना आप उन फॉर्मूला को लिख करके लेके जाइए और वहां बैठे बैठे याद करिए। गारंटी के साथ कह सकता हूं, निकलते टाइम अगर याद ना हो जाए तो मुझे बता देना, याद रहेगा डेफिनेटली। ये मेरा खुद का तजुर्बा है भाई। क्वेश्चन पेपर आपको लगाने हैं लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू, 10 ना लगा पाओ 5 ईयर के पीवाईक्यू लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी रीड करनी है बस, रिवीजन टाइप में एनसीईआरटी रिवाइज करनी है, तीनों के तीनों उनके लिए, सब्जेक्ट्स के लिए। लेकिन किन किन चैप्टर्स पे करनी है, पहले आप उन चैप्टर्स पे अप्रोच करोगे जो जिन चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा है, और अगर आपको लगता है कि टाइम बचा है तो फिर उन चैप्टर्स को भी साथ में ले लेना जो कि आपका वेटेज कम है, बस। इज दैट क्लियर और नॉट, यानी कि एनसीईआरटी की आपको रिवाइज करनी है, और ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अब रिवाइज करने का पैटर्न क्या सर, ये समझ में नहीं आता। बच्चे पता क्या करते हैं, मान के चलो कोई किताब ऐसे खोल के बैठे उसमें पढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे करके यूं यूं पढ़ रहे हैं, मजा नहीं आता, समझ में नहीं आएगा भाई, मतलब ही नहीं बनेगा, ऐसे समझ में नहीं आता। समझ में लाने के लिए एक छोटा सा काम करना होगा, कच्ची पेंसिल लेके बैठना अपने पास, एनसीईआरटी की जब बुक लेके बैठो कच्ची पेंसिल, और बिल्कुल एकांत में, बिल्कुल एकांत में, मोबाइल अपने पास ना हो बिल्कुल भी। अब एक लाइन पढ़ो पहले फुल स्टॉप तक, जब तक उस फुल स्टॉप का मीनिंग समझ में ना आ जाए, मतलब समझ में ना आ जाए वो कहना क्या चाह रहा है, तब तक आगे मत बढ़ना। इसको कहते हैं रीडिंग। ऐसा नहीं कि बस कहानी की तरह पढ़ दी, कुछ पल्ला पड़ी कुछ नहीं पड़ी, कुछ सिर के ऊपर गई, वो उसका मतलब नहीं होता। गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर एक पेज भी पढ़ोगे ना तुम इस तरीके से, तो वो एक पेज भी तुम स्वामी विवेकानंद की तरह याद रख सकते हो कि ये वाली बात कौन से नंबर की लाइन में लिखी थी, ये हम बता सकते हैं। कंसंट्रेशन होता है, उसको कहते हैं। एक लाइन को जब तक पढ़ो जब तक मतलब समझ में ना जाए, आगे मत पढ़ना तब तक, फुल स्टॉप तक, है ना। यही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के लिए करना, यही काम। अब आगे की बात करते हैं, आगे क्या करें सर, हमें पीवाईक्यू कहां मिलेंगे।
देखो मॉक टेस्ट तो मैं अभी नहीं कहूंगा कि मैं प्रोवाइड आपको करा सकता हूं, लेकिन मैं इतना आपके लिए करा सकता हूं कि पीवाईक्यू, नीट के जितने भी पीवाईक्यूज हैं 2024 तक के, वो मैं आपको अवेलेबल करा सकता हूं। हमारी अपनी खुद की एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, निर्वाण गुरुकुल के नाम से ही। किस नाम से मिलेगी? निर्वाण गुरुकुल के नाम से मिल जाएगी प्ले स्टोर पे। स्पेलिंग गलत मत करना, स्पेलिंग में डब्ल्यू के बाद डबल ए एन आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। ये प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। इसमें जाकर के आपको मैं दिखा देता हूं, कुछ इस तरीके का आपको नजर आएगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पे नीचे की तरफ जब आ जाओगे पीवाईक्यूज लिखा मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, फिर इसमें जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के हैं। आप जिसमें भी देखो चैप्टर्स के नाम होंगे और उसके पूरा का पूरा एक पीडीएफ की फॉर्मेट में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे विद मतलब आंसर्स। सॉल्यूशन अभी नहीं प्रोवाइड करा पाऊंगा मैं, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप एक बार डाउनलोड कर लेना, और अगर तब भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें एप्लीकेशन के थ्रू ही, आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। कहां से करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पे ऊपर देखेंगे साइड में 3 नेविगेशन बार आ रहा है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, चैट पे भी जा सकते हैं, आप हमारी एप्लीकेशन पे चैट करेंगे हमसे। और अगर ये जो व्हाट्सएप का नीचे आ रहा है ना फॉलो अस, तो व्हाट्सएप यहाँ पे आप जाओगे तो डायरेक्ट आप हमारे व्हाट्सएप के उसमें जा सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो यहाँ से डायरेक्ट पर्सनली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलते हैं, आज के लिए इतना काफी। और हाँ, तैयारी दमदार रखना कि पत्थरों को भी पता लगना चाहिए कि हमने तैयारी कितनी करी।